Good morning, guys. Welcome to Talent Blazer, India's latest tech platform that is there to help you at every stage of your career. Now, if you have been here, you know me. My name is Gaurav. I'm your teacher and mentor in this journey. And we have started a series where we are covering 20 previous year questions of each particular unit. And in today's class, we'll discuss about unit number 10, Higher Education System. Right? So, we'll talk about what are the important and relevant things that we will be covering in this unit. देखो, अगर इस यूनिट की इंपॉर्टेंस की बात करूं तो आप इस यूनिट से कम 2 to 3 आपको क्वेश्चंस एक्सपेक्ट हो कर सकते हो, ठीक है, आउट ऑफ 20। तो अगर मैं क्वेश्चंस की अगर हम बात करूं तो 2 से 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो, राइट। और इसमें मेन टॉपिक्स क्या होते हैं आपके, कुछ कमीशंस बने हैं हिस्टोरिकली, राइट। तो इनका इम्पोर्टेंस क्या था, इनका रेलेवेंस क्या था, इन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशंस करी। अभी की जो लेटेस्ट चल रही है न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, राइट, तो इसमें क्या चेंजेस है, क्या रिलेवेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है, ये सब अगर आपको डिटेल से पढ़ना है, फ्रॉम स्क्रैच पढ़ना है, तो व्हाट यू हैव टू डू इज गो टू टैलेंट ब्लेजर यूट्यूब चैनल where you will find my videos on unit 10 where I have discussed all the old commissions, the committees, and I have discussed the new phases as well where we are discussing new education policies. ओके, तो अगर मैं बात करूं, देखो 2 से 3 आपको क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है आपके एग्जामिनेशन में, आते ही आते हैं। अब मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही बता दिए, अगर आपको लर्न करना है फ्रॉम स्क्रैच आप मेरी वीडियो देख सकते हो, टैलेंट ब्लेजर की यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, आप यूनिट 10 करके डालोगे तो वहाँ से आप कमीशंस और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पढ़ सकते हो। आज की क्लास में व्हाट विल डू, विल प्रैक्टिस 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इससे आपको एक रिलेवेंट आइडिया लग जाएगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है इस पर्टिकुलर यूनिट के लिए। और एक्चुअली में दिस इज मोर एन असेसमेंट, ठीक है। आपको अगर अपनी प्रिपरेशन जर्नी में कहाँ लैंड कर रहे हो तो उसका असेसमेंट मिल सकता है थ्रू दिस वीडियो, कि अगर एग्जैक्टली मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और अगर मेरी प्रिपरेशन ठीक चल रही है तो मैं कितने क्वेश्चन सही कर पा रहा हूँ, ये मैं अभी टैली कर लूँगा। 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी मैं क्रॉस करें, हम गो थ्रू करेंगे वीडियोस के, तो उसके क्वेश्चंस के अगर आप आंसर सही कर रहे हो तो डेफिनेटली यू आर इन राइट ट्रैक। बट लेट सपोज इफ यू आर मेकिंग सम मिस्टेक्स तो उनको रेक्टिफाई करना जरूरी है। तो आज की क्लास के लिए वो इम्पोर्टेंस है। और 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक और इम्पोर्टेंस ये है कि काफ़ी क्वेश्चंस के रिपीट होने के भी चांसेस है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि दीज आर ओनली द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दीज कैन बी योर अपकमिंग क्वेश्चंस इन योर एग्जामिनेशन एज वेल, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। एंड वन मोर थिंग दैट यू हैव टू डू इज, आपको कमेंट बॉक्स में यू हैव टू टेल योर स्कोर कि आउट ऑफ 20 हाउ मेनी क्वेश्चंस यू गॉट करेक्ट। एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट की जरूरत है। अगर आपके जितना ऑनेस्ट रहोगे अपनी प्रिपरेशन जर्नी में, उतना ही आपके जो रिजल्ट्स हैं बहुत सिग्निफिकेंटली दिखेंगे, राइट। सो व्हाट यू हैव टू डू इज टू मेंशन योर स्कोर इन द कमेंट बॉक्स, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन जर्नी को टैली कर सको कि आप एग्जैक्टली कितनी अच्छे से तैयारी कर रहे हो या नहीं कर, ठीक है। तो मूव करते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। असर्शन और रीजनिंग का ये क्वेश्चन है। आपको पहले असर्शन में दे रखा है कि टू मेक इट इजियर फॉर गवर्नमेंट एज वेल एज नॉन गवर्नमेंट फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन टू बिल्ड स्कूल्स, रेगुलेशन ऑन इनपुट शुड बी लिमिटेड टू सर्टेन एरियाज ओनली, ठीक है। रीजन क्या है कि गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड इफेक्टिव enabling and sufficient infrastructure so that all schools have access to safe and engaging school education, ठीक है। अब मैं आपको 30 सेकेंड दे रहा हूँ जिससे यू गाइज ऑल्सो पार्टिसिपेट इन दिस एंड पिक द राइट चॉइस अकॉर्डिंग टू यू। तब तक मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। अब असर्शन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या कह रहा है, अगर हम बात करें टू मेक इट इजियर फॉर गवर्नमेंट एज वेल एज नॉन गवर्नमेंट फिलैंथ्रोपिक, मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंटल नहीं है, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से बिलोंग नहीं करती, वो बिल्ड करे स्कूल रेगुलेशंस, और जो उनके जो इनपुट होने चाहिए वो लिमिटेड होने चाहिए टू सर्टेन एरियाज ओनली, राइट। बिकॉज देखो, गवर्नमेंट एक मशीनरी है जो हमें एजुकेशन प्रोवाइड करती है फॉर वेरी लो कॉस्ट, वेरी चीप कॉस्ट, अगर हम गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें, गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें। बट अगर हम बात करें कि नॉन गवर्नमेंट फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो स्कूल्स के रेगुलेशंस के बिल्ड करते हैं, राइट, तो इनके भी इनपुट्स लेने ज़रूरी हैं। बिकॉज एजुकेशन एक सेक्टर है, बहुत डायनेमिक सेक्टर है, और
इनके इनपुट्स लेने जरूरी हैं, बट दैट टू ओनली सर्टेन एरियाज. ओके, so this makes this thing right. अगर हम बात करें रीजन की कि गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड इफेक्टिव एनेबलिंग एंड सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर सो दैट स्कूल्स हैव एक्सेस टू सेफ एंड एंगेजिंग स्कूल एजुकेशन. देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट हो सेंट्रल गवर्नमेंट को, अपने यहाँ पे जो इफेक्टिव एनेबलिंग एंड सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना ज़रूरी है, राइट. अगर हम देखें तो जो हमारा गवर्नमेंट स्कूल्स के बारे में हम बात करें तो ये स्टेट के अंडर आता है एज अ सब्जेक्ट, एंड स्टेट में ही आपने देखे होंगे डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं. तो इनको एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है, और जिससे क्या है स्कूल के जो एक्सेस है, बिकॉज वी हैव सेड कि एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, हर किसी के पास एक एजुकेशन का राइट होना चाहिए, प्राइमरी एजुकेशन का तो खासकर, तो वो सबको मिल सके और एक सेफ और एक एंगेजिंग स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करे. तो हाँ जी, both are A and R are correct and R is the correct explanation of A. ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की. As per New Education Policy 2020, the responsibility to develop adult educator framework has been given to which of the following organization? आपको 4 ऑप्शन दे रखे, 30 seconds to attempt this question as well. As per New Education Policy 2020, the responsibility to develop adult educator framework, ये जो अडल्ट एडुकेटर फ्रेमवर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है किस ऑर्गेनाइजेशन को दे रखी है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग. ठीक है, 30 सेकेंड्स है आपको. देखो पहली बात तो मैंने ही बोला है, यू डोंट हैव टू बी ए पैसिव लिसनर, यू हैव टू बी एन एक्टिव पार्टिसिपेंट. तो वो आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हो? पिक अप द राइट आंसर आपके अकॉर्डिंगली, राइट. अगर वो गलत भी हो जाता है देन यू नो योर इंट्यूशन, योर फर्स्ट चॉइस वाज रॉन्ग, देन यू लर्न द राइट वे एंड द राइट आंसर. ठीक है, अगर मैं बात करूं, योर टाइम इज अप, तो इसका राइट आंसर इज एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल एंड रिसर्च ट्रेनिंग. ठीक है, ये एनसीईआरटी की फुल फॉर्म है. 1961 में इसको एस्टैब्लिश करा गया था. ओके, तो इसका जो है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू डेवलप अडल्ट एजुकेटर फ्रेमवर्क हैज बीन गिवन टू द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन. एनसीईआरटी को प्रोवाइड करा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल एंड रिसर्च ट्रेनिंग, 1961 में एस्टैब्लिश हुआ था. ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की. अरेंज द फेजेस फॉर सिंटैक्स ऑफ ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल इन करेक्ट सीक्वेंस. ठीक है, आपको 5 ऑप्शन दे रखे, आपको इसमें से यू हैव टू पिक द करेक्ट सीक्वेंस और सिंटेक्स, फेजेस फॉर सिंटेक्स ऑफ ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल. एक ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल में क्या करेक्ट सीक्वेंस होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? 5 ऑप्शंस, 4 ऑप्शन दे रखे और 5 स्टेटमेंट दे रखी. यू हैव टू पिक द राइट वन, कि कौन से स्टार्ट होगा, किससे यू विल रीच द राइट आंसर. ओके, अरेंज द फेजेस फॉर सिंटेक्स ऑफ ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल इन करेक्ट सीक्वेंस, राइट. तो इसका भी मैं 30 सेकेंड दे रहा हूँ so that you can pick the right answer according to you. Then I'll tell you the right answer. Arrange the phases for syntax of group investigation model in correct sequence. ठीक है, तो your time is up. अगर देखो हम सिंटेक्स की बात करें तो सिंटेक्स का मतलब ये होता है कि आप अरेंजमेंट करो चीज़ों को, आप कैसे लाइन अप करोगे, राइट. अगर आपको कुछ क्वेरी इनकाउंटर कर रहे हैं, आप ये किसी पजल को इनकाउंटर करते हो, देन हाउ विल यू सॉल्व, लाइक व्हाट विल बी द स्टेप्स दैट यू विल बी फॉलोइंग, राइट. तो वो ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल में आता है. सबसे पहला इसका आता है स्टूडेंट्स एनकाउंटर पजलिंग सिचुएशन. जैसे मैंने बोला कि स्टूडेंट जो है वो एनकाउंटर करते हैं पजलिंग सिचुएशन को, उसके बाद स्टूडेंट एक्सप्लोर करते हैं रिएक्शन टू द सिचुएशन. देखो जब भी इफ यू एनकाउंटर अ पजलिंग सिचुएशन या फिर कोई डिफिकल्ट सिचुएशन, then you will explore your reaction ki what is your reaction if you think in a particular way. ठीक है, अगर आप एक पर्टिकुलर वे में सोचते हैं तो आपका क्या रिएक्शन आता है. देन यू विल थिंक फ्रॉम द ऑपोजिट एंड कि अगर आप दूसरे पर्सन के पर्सपेक्टिव से सोचो तो उसका क्या रिएक्शन आता है, तो आप ऐसे एक्सप्लोर करते हो. फिर उसके बाद करें
स्टूडेंट्स फॉर्मुलेट स्टडी टास्क एंड ऑर्गेनाइज फॉर स्टडी। जब आपने अपने रिएक्शंस को एक्सप्लोर कर लिया तब आप क्या करोगे, आप टास्क को स्टडी करोगे और उनको एक ऑर्गेनाइज वे में लेके जाओगे कि आप फॉलो अप कैसे करो, ठीक है। फिर उसके बाद करें इंडिपेंडेंट एंड ग्रुप स्टडी। आप while you are investigating you need to prepare on your own। let's suppose हम independently study करते हैं and I come across a solution which according to me is the right one। फिर उसके बाद ऐसे ही हमने इंडिविजुअल्स को कुछ ना कुछ पार्ट डिवाइड करके दे दिया कि यू कम अप विद द सोल्यूशन ऑफ दिस, यू कम अप विद द सोल्यूशन फॉर दिस पार्ट। फिर हम कंबाइन कर लेते हैं और फिर एक ग्रुप स्टडी क्रिएट करते हैं और फिर फाइनली क्या, स्टूडेंट एनालाइज करते हैं उस प्रोग्रेस को और उस प्रोसेस को, ठीक है। तो स्टूडेंट जो है एनालाइज करेंगे उस प्रोसेस को और उस प्रोग्रेस को कि उन्होंने कैसे करा है, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि हर किसी को कुछ ना कुछ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांट दो और हर कोई एक यूनिक सोल्यूशन के साथ आएगा। देन यू हैव टू डू अ ग्रुप एंड कंबाइंड स्टडी एंड देन यू हैव टू फिगर इट आउट द व्हाट इज द राइट वे एंड द राइट आंसर। आप प्रोग्रेस अपनी और अपनी प्रोसेस को ऑर्गेनाइज करोगे, ठीक है। तो ये आपका ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल होता है। आप कैसे जब भी एक ऐसी पजलिंग सिचुएशन टैकल करते हो तो वहां पे कौन से सीरीज ऑफ स्टेप आपको फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4 की। एज स्टूडेंट्स मैच्योर द स्टडी ऑफ सोशल इश्यूज एट द कम्युनिटी, स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल कैन बी मेड अवेलेबल टू देम। विच मॉडल इज डिजाइन फॉर दिस पर्पस, ठीक है। इसके लिए मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, कि कह रहा है कि स्टूडेंट जब मेच्योर हो जाते हैं, सोशल इश्यूज, बिकॉज हमारे समाज में देर आर डिफरेंट सोशल इश्यूज, कम्युनिटी लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। अब उनको ये अवेलेबल कराया जा सकते हैं किस मॉडल के को डिजाइन करा गया इस पर्पस के लिए, ठीक है, राइट। सो अगर मैं बात करूं, योर टाइम इज अप फॉर दिस क्वेश्चन। तो जो हमारा जूरिस्प्रूडेंशियल इंक्वायरी होता है दैट इज डिजाइंड फॉर स्टूडेंट्स जब वो मेच्योर हो जाते हैं। अब इसका मतलब क्या है, जूरिस्प्रूडेंशियल इंक्वायरी के थ्रू every student should either relearn or unlearn what he has till now, ठीक है। तो इसका बेसिकली मतलब क्या है, लेट सपोज इफ यू आर लिविंग इन अ स्मॉल टाउन, ठीक है, आप स्मॉल टाउन में रहे हो या फिर हम किसी अर्बन सिटी के बारे में बात करते हैं। लेट सपोज यू आर लिविंग इन दिल्ली, ठीक है। आप दिल्ली में रहे हो फॉर योर लाइफ एंड यू हैव बीन लिविंग इन अ डिसेंट लोकेलिटी इन दिल्ली। तो उसके बाद व्हेन यू एंटर अ कॉलेज, लेट सपोज यू एंटर अ गवर्नमेंट कॉलेज, तो वहां पे नॉट ओनली द प्रिविलेज्ड वंस आर कमिंग टू द यूनिवर्सिटी बट देयर आर people from different socio-economic backgrounds, they are also coming to the university। बट आपने कभी उनसे कभी फ्रॉम दोज पीपल आपने कभी एनकाउंटर नहीं करा। तो आपका जो पर्सपेक्टिव फ्रॉम बुक्स होगा उनके रिगार्डिंग, बिकॉज यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट देम, बट उस प्रोस्पेक्टिव को चेंज करा जा सकता है, उसको रीलर्न करना पड़ेगा, अनलर्न करना पड़ेगा, बिकॉज द रियलिटी विल बी वेरी डिफरेंट ऑफ द कंडीशन इन विच दोज स्टूडेंट माइट हैव ग्रोन, राइट। तो वो काफी डिफर कर सकता है, चेंजेस आ सकते हैं। तो इसीलिए जब हम सोशल इश्यूज की बात करते हैं तो जूरिस्प्रूडेंशियल इंक्वायरी करनी जरूरी है, एक रीलर्न करना पड़ता है, एक अनलर्न करनी पड़ती है जो चीजें आपने सीखी हुई हैं अभी तक, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे, राइट। तो अगर मैं बताऊं पहला क्या, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 अगर बात करता है, इट इज ऑब्वियस that if higher education is not radically improved, our administration and technical progress, our intellectual standards and social advance will be mostly handicapped। This is a major recommendation of the University Education Commission। Statement 2 क्या कहता है, the UGC was established in accordance with the recommendation of National Education Commission। In the light of above statement, choose the most appropriate answer from the option given below। तो क्या दोनों स्टेटमेंट सही है, या स्टेटमेंट 1 सही है, या स्टेटमेंट 2 गलत है, स्टेटमेंट 2 सही है, स्टेटमेंट 1 गलत है, दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसके लिए आई विल गिव यू 1 मिनट, थोड़ा सोचो इसको। और मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ कि स्टेटमेंट 2 में आपको अगर आप थोड़ा ध्यान लगाओगे यू कैन पिक कि क्या सही है क्या नहीं है। तो एक ये मेरी तरफ से हिंट हो गया। स्टेटमेंट 1 हो सकता है कि काफी लोगों को कंफ्यूजिंग लगे, बट स्टेटमेंट 2 के थ्रू यू कैन क्रैक दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये दैट इज
व्हाट आई फील कि अगर आप स्टेटमेंट 2 पे थोड़ा एम्फसाइज ज़्यादा करोगे देन यू कैन डेफिनेटली फाइंड द वे थ्रू दिस क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1 क्या है उसको इतना इंपॉर्टेंस मत दो जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी करंटली, स्टेटमेंट 2 पे फोकस करो कि क्या है स्टेटमेंट 2। ओके, एज आई सेड अभी देर इज स्टिल सम टाइम लेफ्ट, उसके बाद मैं बताता हूँ इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके ठीक है, तो योर टाइम इज अप। अगर मैं स्टेटमेंट 2 पे आऊँ, पहली बात तो यूजीसी वाज एस्टैब्लिश इन अकॉर्डेंस विद द रिकमेंडेशन नेशनल एजुकेशन कमीशन, नहीं, यही पहले स्टेटमेंट 2 गलत हो गई। आपका राधा कृष्णन कमीशन के अकॉर्डिंग यूजीसी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो हम जिसमें एग्जामिनेशन दे रहे यूजीसी नेट, वो एस्टैब्लिश करी गई थी। ठीक है, अब नेशनल एजुकेशन कमीशन के बारे में बात करें, ये क्यों नहीं है, इसको हम कोठारी कमीशन भी बोलते हैं, नेशनल एजुकेशन कमीशन को कोठारी कमीशन भी बोला जाता है। दिस वॉज एस्टैब्लिश्ड इन जुलाई 1964। ओके, तो ये तो हमारा स्टेटमेंट गलत ही हो गया। अब स्टेटमेंट 1 की तरफ चलते हैं कि इट इज ऑब्वियस दैट इफ हायर एजुकेशन इज नॉट रेडिकली इम्प्रूव्ड आवर एडमिनिस्ट्रेशन टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस एंड दिस इज द मेजर रिकमेंडेशन। तो इनका कहने का मतलब अगर हमारा हायर एजुकेशन को बहुत रेडिकली बहुत ज़्यादा मेजरली इम्प्रूव नहीं करा तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन टेक्निकल प्रोग्रेस सब रुक जाएगा। दैट इज नॉट ट्रू, ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि हमारे हायर एजुकेशन में दो वी आर फेसिंग सम प्रॉब्लम्स, वी आर फेसिंग सम चैलेंजेस, बट दैट वोंट लीव अस seriously handicapped, we are creating still genius minds, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो they are also coming out from our educational system and they are serving in our country and in foreign countries as well, तो ऐसी कोई बात नहीं है, बस we have to adapt to make sure जो भी हम अभी पढ़ा रहे हैं to the students so that the industrial demand, जो industries का demand है that can be met। okay, ऐसा ना हो कि जो अभी प्रॉब्लम आ रही है एक डिमांड एंड सप्लाई का, व्हाट द इंडस्ट्री इज डिमांडिंग करंटली दैट इज नॉट बीइंग प्रोवाइडेड बाय हायर एजुकेशन दो वी आर वर्किंग ऑन इट। ठीक है, तो ये इन दोनों स्टेटमेंट, दोनों की दोनों स्टेटमेंट ही गलत है। ओके, सो ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, which one of the following led to the formulation of 10 plus 2 plus 3 system of education? Right, very interesting, very very frequently asked question। ऐसा नहीं है कि this was asked only in January 2022, this has been asked again and again and I can expect this to come in your examination whenever you take an attempt। तो बहुत ही highly being asked, frequently asked question है, काफ़ी favorite topic है। तो इसके ऊपर आपको ये बताना है कि कौन किसकी वजह से आपकी फॉर्मुलेशन हुई थी 10 plus 2 plus 3 की। ठीक है, right, so 30 seconds I have given you time to attempt this question and I have been saying this that please be an active participant. If you are being an active participant, that will help you grow for your examination and I have been saying that repeatedly, so make sure that you do participate in this। right, your 30 second, your time is up। इसका राइट आंसर देखो वुड्स डिस्पैच है। ओके, आई थिंक 1850s में ये आपका आया था, वुड डिस्पैच के थ्रू 10 plus 2 plus 3 के बारे में हमने बात करी थी। अब इसमें ये 2 क्या है, 2 है आपका जूनियर कॉलेज, 3 है आपका ग्रेजुएशन डिग्री। ओके, और हमारे जो 10 years में इसमें 4 years आर फॉर प्राइमरी एजुकेशन एंड जो हमारे 6 years है दैट इज फॉर हायर एजुकेशन। ठीक है, तो इन्होंने ऐसे बाइफर्केशन करा था। दिस वाज इन 1850s, इंडिया जब इट वाज इन इंडिपेंडेंट, इट वाज अंडर ब्रिटिश रूल, तो ये तब का है। एंड इट केम्स, आई विल टेल यू अबाउट दिस कि अभी ये किस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंडर आया था, तो मैं इसको आगे किसी फर्दर क्वेश्चन में डेफिनेटली पिकअप करूंगा। बट इफ यू नो कि किस गवर्नर जनरल के अंडर वुड डिस्पैच आया था, सो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एज वेल कि अगर इफ यू नो द राइट आंसर। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। एरिक इज अ यूनिट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? तो एरिक
आपको एक शॉर्ट फॉर्म दे रखा है, एक्रोनिम दे रखा है, इसका फुल फॉर्म बताना है और ये किस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है। तो 30 सेकेंड फॉर दिस क्वेश्चन एज वेल, राइट। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एरिक के बारे में पूछा गया है। अगर आप थोड़ा बहुत भी, लेट्स सपोज यू हैवंट रेड अबाउट दिस एरिक और यू हैव टू पिक द राइट आंसर, तो थोड़े बहुत ऑप्शंस में ना मैच करके देखो ये कहाँ पे आसपास बन रहा है। इफ यू हैव टू टेक अ गेस, तो व्हाट वुड बी योर गेस? सो आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, राइट? सो योर टाइम इज अप। एरिक की बात करें, एरिक की फुल फॉर्म के बारे में बात करें, हमने बात करी एजुकेशनल रिसर्च इनोवेशन कमिटी, ठीक है। एजुकेशनल रिसर्च इनोवेशन कमिटी एंड दिस इज अ यूनिट ऑफ एनसीईआरटी। हमने नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग की बात करी, एरिक उसी का एक यूनिट है। दिस इज नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन, राइट। तो हमने एरिक के बारे में बात करी, एजुकेशन रिसर्च इनोवेशन कमेटी, ये किसका पार्ट बनाता है? एनसीईआरटी का पार्ट बनाता है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें, which among the following factors promote the quality of education? कौन से इन among the following factors, इन factors में से कौन से factors है जो quality of education पे बात करते हैं? Let's suppose even if you don't have, if you haven't studied about this कि कौन कौन से factors होते हैं, read through the options, maybe you will figure it out, ठीक है। पहला ऑप्शन बात करते हैं कि ऑर्गेनाइज करते हैं कॉन्फ्रेंसेस, सिम्पोसिया। सिम्पोसिया इज बेसिकली आपके ग्रुप डिस्कशन वेयर यू हैव गिवन अ टॉपिक एंड डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियंस, तो उन ओपिनियंस को काउंट करना है एक तरीके से। एनकरेजिंग कोलैबोरेशन ऑफ रिसर्च विद द लीडिंग यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड by privatizing the universities, by creating a system of strong punishment for those faculty who do not do research, providing e-research to the faculty and students। so आपको बताना है 30 सेकेंड फॉर दिस एज वेल। मैंने आपके ऑप्शन रीड आउट कर दिए हैं। Which among the following factors promote the quality of education? ऑप्शन ए, बी, सी, डी, ई, ठीक है। आपके पास 5 ऑप्शन है, यू हैव टू पिक कि इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है। कौन से राइट ऑप्शन है? नॉट ओनली वन, देयर आर मल्टीपल, ठीक है। मैंने जैसे बोला, इवन इफ यू डोंट नो अबाउट एनीथिंग, तब भी आप पिक कर सकते हो राइट आंसर, इतना डिफिकल्ट नहीं है, ओके। तो आपको पिक ही करना है विद योर कॉमन सेंस नॉलेज, उससे भी यू कैन फिगर इट आउट कि क्या सही आंसर होगा या क्या नहीं होगा, ओके। सो योर टाइम इज अप। देखो, अगर हम बात करें प्रमोट करने की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, तो ऑर्गेनाइज करना कॉन्फ्रेंसेज इज अ गुड आइडिया। अगर हम एनकरेज करें कोलैबोरेशन ऑफ रिसर्च विद द लीडिंग यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज अ फैंटास्टिक आइडिया, जिसमें आप नॉलेज शेयर की बात कर रहे हो, व्हाट यू हैव कम थ्रू, व्हाट दे आर डूइंग, सो दैट not only your students benefit but also their students benefit, so everyone actually gains something out of it, ठीक है। फिर by privatizing the university, no, ये चीज नहीं करनी। अगर आप सारी यूनिवर्सिटीज को प्राइवेटाइज कर दोगे, then not everyone will be available, able to afford the education, because higher education in private universities institute is very expensive. So government institute are a better alternative for those who are willing to work hard, who are getting good grades, and they have to pay a cheaper fees, right? But if every university is privatized, they won't be able to take admissions even if they are meritorious, okay. By creating a system of strong punishment for those faculty who do not do research, so research should be voluntarily. While we are talking about faculties, not everyone has the acumen to do a research properly, or what we are getting as research should be something, जैसे अगर हम बात करें रिसर्च की, तो रिसर्च से कुछ कॉन्क्रीट निकल के आना चाहिए। ऐसा ना हो कि यू आर डूइंग द रिसर्च फॉर नेम सेक, तो उन सबको अवॉइड करना है, ऐसी रिसर्च के साथ लेके आना जिससे एक्चुअली में कुछ बेनिफिट हो रहा हो। तो आपको अगर एक स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट दे दोगे फॉर दोज फैकल्टी हु डू नॉट डू रिसर्च, तो आपका जो एक्चुअल impact पड़ेगा आउटपुट पे, that won't be positive, because now everyone will be like the most of them will be try to copy something, and the ultimate or the eventual outcome will not be that good, ठीक है। providing e
resources to the faculty and student, that is very important. As I have been saying, key resources are very handy. You don't have to carry the physical book, let's suppose, while physical book or physical resources everywhere, whereas e-resources are very handy. You can use them, utilize them. तो इसमें से अगर मैं बात करूँ, A, B and E are the right options for क्वेश्चन नंबर 8. ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे. Which among the following adversely affect the inclusive characters of institutions of higher education? क्वेश्चन को ना ध्यान से पढ़ना है कि ये पूछ रहा है विच अमंग द फॉलोइंग एडवर्सली इफेक्ट द इंक्लूसिव कैरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन. इंक्लूसिव मतलब सबको साथ लेके चलना, सबको एक मतलब लेके चलना है. ऐसा नहीं है कि हम इग्नोर कर रहे हो किसी कम्युनिटी को. टू प्रमोट quality of education, to select very competent faculty, to use uniform criteria to select the institution so that charges of partiality can be avoided, to provide fund for doing quality research. तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा एडवर्सली इफेक्ट करता है इंक्लूसिव कैरेक्टर. मतलब ऐसा क्या है जो उसको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है हमारे इंक्लूसिव कैरेक्टर को ऑफ द इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन. ठीक है, to promote quality of education, to select very competent faculty, right? तो इसमें से you have to pick the right option. मैं 30 सेकेंड दे रहा हूँ. क्वेश्चन को समझो कि क्या चीज़ है जो ऐसे इफेक्ट करती है इंक्लूसिव कैरेक्टर को. ठीक है, जो एक साथ लेने को, जो बहुत ज़्यादा इसमें से आप इन ऑप्शंस में से एक इंक्लूसिव कैरेक्टर को एडवर्सली इम्पैक्ट करेगी. ठीक है, राइट. सो योर टाइम इज अप. अगर मैं बात करूँ, देखो अगर इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन की बात करें, तो अगर हम यूज करें यूनिफॉर्म क्राइटेरिया टू सिलेक्ट द इंस्टीट्यूशन सो दैट चार्जेस ऑफ पार्शियलिटी कैन बी अवॉइडेड, तो इससे हम हर किसी को ना इंक्लूसिव चांस दे रहे हैं. जैसे अगर हम बात करें कि अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात करें, तो जो एडमिशन प्रोसेस होता है दैट इज सेम फॉर एवरीवन, राइट. ऐसा नहीं है कि एडमिशन प्रोसेस फॉर नॉर्थ इंडियन कैंडिडेट और साउथ इंडियन कैंडिडेट वुड बी वेरी डिफरेंट. नहीं, आपने एक यूनिफॉर्म क्राइटेरिया बना रखा है फॉर एडमिशन. जिसके पास लेट सपोज हैव द नंबर्स एंड द स्कोर अकॉर्डिंग टू देयर कैटेगरी, तो देन एवरीवन कैन अप्लाई. जब आपने क्राइटेरिया सेट कर दिया तब ऐसा ना हो किसी के साथ आप पार्शियलिटी ट्रीटमेंट करो. अगर हर किसी ने वो बेंचमार्क या स्कोर जो आपने बताया है उसको क्रॉस कर लिया है फॉर एडमिशन, देन डेफिनेटली यू शुड बी गिविंग एडमिशन. ना कि पार्शियलिटी करी जाए बिकॉज यू आर फ्रॉम सम पर्टिकुलर रीजन और यू बिलोंग टू अ पर्टिकुलर कास्ट. तो उसमें पार्शियलिटी कैन नॉट बी डन. ठीक है, जिससे हमारे एक इंक्लूसिव नेचर बना रहे. ऐसा ना हो कि इफ आई एम इन दिल्ली आई कैन नॉट अप्लाई फॉर अ इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी इन केरला लेट सपोज. ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करें. The Constitution of India provides right to establish education institution of their choice by all minorities as per 4 आर्टिकल दे रखे. आर्टिकल 31, आर्टिकल 29, आर्टिकल 33, आर्टिकल 16 सबसेक्शन 2. ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में पूछा गया है, राइट टू एस्टैब्लिश एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. काफी बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन. तो 30 सेकेंड फॉर दिस क्वेश्चन एज वेल. यू हैव टू you have to know the right answer. If even let's suppose, देखो guesswork should be your secondary option. First should be remembering some of the constitutions related article related to education. ठीक है, तो अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स राइट टू एस्टैब्लिश एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस बाय आर्टिकल 30 सबसेक्शन 1. तो इसके अकॉर्डिंग सारी जो माइनॉरिटीज हैं इंडिया में, दे कैन सेट अप देयर ओन इंस्टीट्यूशन विद देयर ओन फैकल्टी क्वालिफिकेशन सिस्टम. ऐसा नहीं है कि उसमें स्टेट जो है वो मशीनरी इंटरफेयर नहीं कर सकती, और स्टेट को जो एड जो ग्रांट करना होता है दैट शुड बी इक्वल टू ईच माइनॉरिटी. ठीक है, ऐसे वी कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट. तो दैट इज ऑल गिवन इन आर्टिकल 31. ओके, वन मोर मेजर अनाउंसमेंट इफ यू हैव बीन हियर एंड इफ यू आर वन ऑफ दोज लर्नर्स जिन्होंने बिल्कुल अपनी अपनी प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट करी है. इफ यू वांट टू लर्न समथिंग फ्रॉम स्क्रैच, हियर इज वन ऑफ द बेसिक थिंग व्हाट यू कैन डू, राइट. अगर आपकी प्रिपरेशन जर्नी में नए हो, बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो और अपनी प्रिपरेशन जर्नी के आपको पता ही नहीं हमारे पास रिसोर्सेज कहाँ से पढ़ना है,
तो यूजीसी नेट एसेंशियल है जो आप क्लेम कर सकते हो अब योर ई बुक, ठीक है। आपको क्या करना है, यूनिट 10 हायर एजुकेशन पे आप कल क्लेम कर सकते हो बाय व्हाट्सएपिंग ऑन दिस नंबर 9873907660 पे आपको टेक्स्ट करना है, और आपको यूनिट 10 हायर एजुकेशन के जो नोट्स हैं, आपको ई बुक है वो मिल सकती है। जैसे मैंने कहा था, ई रिसोर्सेज आर वेरी हेल्पफुल, ई रिसोर्सेज काफ़ी यूजफुल है, एंड दिस इज़ फॉर फ्री, राइट। तो आप क्लेम कर सकते हो फॉर फ्री में, नो चार्जेस, नो हिडन चार्जेस, नथिंग, राइट। सो ऑल यू हैव टू डू इज बेसिकली लीव अ व्हाट्सएप 9873907600 पे। ये आपके ई रिसोर्सेज है, काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। एंड एज आई सेड, आपको लर्न करना है फ्रॉम स्क्रैच, एवरीथिंग इज देयर, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आर आल्सो देयर। आपकी लर्निंग चेक करने के लिए कितनी हुई है नहीं हुई, सब आप टेस्ट आउट कर सकते हो आपकी यूनिट 10 फॉर हायर एजुकेशन। एंड दिस इज अ लिमिटेड टाइम ऑफर, सो दैट यू कैन कैपिटलाइज ऑन इट। आप फटाफट अपने दोस्तों को और अपने आप को भी इसको यूज करना है, इस ऑफर को, ठीक है। नाउ थैंक यू ऑल फॉर बीइंग हियर। अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो थैंक यू, एंड इफ यू लाइक द कंटेंट डू लीव अ लाइक, और आप सब्सक्राइब करना मत भूलना टू द चैनल, टू द टैलेंट बेस्ड यूट्यूब चैनल, एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल, राइट। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जितने भी आपके फ्रेंड्स कॉम्पिटेटिव एग्जाम, हम यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, उन सबको आप भी ये शेयर कर सकते हो, राइट। एंड वन मोर अनदर मेजर अनाउंसमेंट दैट यू कैन डाउनलोड द टैलेंट ब्लेजर ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। द लिंक फॉर द सेम विल बी मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। आपको गूगल प्ले स्टोर से टैलेंट ब्लेजर की ऐप डाउनलोड करनी है, जो लिंक है उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब क्या फ़ायदा है इस ऐप का डाउनलोड करने के लिए, अगर आपको मॉक टेस्ट देना है, इफ़ यू वांट टू टेस्ट योर सेल्फ आउट, यू कैन डेफिनेटली अटेम्प्ट मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। यहाँ पे सारे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भी एक्सेस मिल जाएगा। सो दिस ऐप इज़ ऑल्सो फ्री, सो मेक श्योर कि आप मॉक टेस्ट को एक बार टेस्ट आउट करो और डाउनलोड करो। लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना भी। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग दैट आई फॉरगॉट, कि आपको कमेंट बॉक्स में आपका अपना स्कोर मेंशन करना है, कि आउट ऑफ 20 आपके 16 सही हुए हैं, 18 सही हुए हैं, या फिर 20 आउट ऑफ 20 हुए हैं, या फिर 10 आउट ऑफ 20 हुए हैं। जो भी आपका स्कोर है, बी ऑनेस्ट, so that you can get a head start in your preparation journey. अगर आपका score if lying less in let's suppose 14 out of 20 आ रहा है, then you have to definitely check out the ebook. अगर if you are getting 16, you have to go through the talent blazer app, थोड़ा और प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट को, इस 16 को 20 तक पहुंचाओ। अगर आप 20 out of 20, then attempt more mock test as well, try out in difficult situation, ठीक है। So thank you all for joining, right, we'll meet you in the next class.